जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी का सीडीएस एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। अब आपके एग्जाम में सिर्फ 2 महीने का समय बचा है लगभग। आई न्यू थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ी घबराहट होती है, एक प्रेशर भी होता है कि कैसे इन 2 महीनों के अंदर इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जाए। अगर आप लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपकी इन लास्ट 2 मंथ की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज ये जो लास्ट 2 मंथ्स होते हैं ना, इन 2 महीनों के अंदर आप जितनी पढ़ाई करेंगे वही सारी की सारी मेहनत आपके एग्जामिनेशन के अंदर दिखने वाली है। अब आप में से कई स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होगी कि किसी भी कारण से वो अभी तक इस एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर पाए। हो सकता है कि आप कॉलेज गोइंग है, कॉलेज से ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, या आप जॉब करते हैं और जॉब से भी ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। जो थोड़ा बहुत टाइम होता है उसी टाइम के अंदर हम इस एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं। बट ये जानना और ये समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि जो थोड़ा टाइम आपके पास है इसमें सही तरीके से स्ट्रैटेजी बना के अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आप जरूर इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। अगर आपने लक्ष्य बना लिया है कि आपको आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है तो देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और आज के इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि लास्ट के 2 महीने के अंदर आप ये कर लोगे तो आप फुल मार्क्स लेकर आ जाओगे, नहीं। बिकॉज क्या होता है ना कि लाइफ में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिकल रहें उतना ज्यादा बेहतर होता है। बट हाँ, ये मैं वादा आपसे जरूर करता हूं कि आज जो बातें हम सीखने वाले हैं, 2 महीने की जिस स्ट्रैटेजी की बात हम करेंगे, अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपके रिटर्न में काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में मैं आपको बता देता हूं। हालांकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस पैटर्न के बारे में पता होगा, बट इसके पैटर्न में ही कहीं ना कहीं राज छुपा है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का। चलिए सबसे पहले इसके पैटर्न को समझते हैं। सीडीएस एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली क्रैक करने के बाद आप भारतीय सेना की इन 4 अकेडमीज में से किसी भी एक अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। पर यहां पर पैटर्न के अंदर थोड़ा सा बदलाव आता है जब आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप आईएमए मतलब इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी और एयरफोर्स अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तब तो आपको 3 पेपर्स देने होते हैं, जिसमें पहला पेपर आपका होता है इंग्लिश का, दूसरा जनरल नॉलेज का और तीसरा आपका होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, मतलब मैथ्स का पेपर होता है। बट अगर आप सिर्फ ओटीए को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर आपको केवल 2 पेपर्स देने होते हैं, इंग्लिश का पेपर और जनरल नॉलेज का पेपर। मतलब सीधी सी बात है कि आपको मैथमेटिक्स का पेपर देना नहीं पड़ता है। तो जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट है वो ओटीए को ज्वाइन कर सकती है। दैट मींस आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना है। अब यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ली जाए तो तीनों ही, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, तीनों ही एग्जामिनेशन के अंदर या तीनों ही पेपर के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो एक जैसा नहीं है। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, इंग्लिश में आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल नॉलेज के अंदर भी आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं, बट आपके मैथ्स के अंदर कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चंस होते हैं। नंबर की बात की जाए तो नंबर तीनों ही पेपर्स के सेम होते हैं जी। जैसे एग्जांपल के तौर पर इंग्लिश के 100 मार्क्स होंगे, जनरल नॉलेज के 100 मार्क्स होते हैं और मैथ्स के भी यहां पर कितने मार्क्स होते हैं? 100 मार्क्स होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे मैथमेटिक्स का पेपर देते हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज तो यहां पर होता है। बिकॉज आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन के लिए उनको 1 नंबर यहां पर मिल जाता है, और यहां पर जब मैं बात करता हूं तो एक क्वेश्चन सही करने पर बच्चे को लगभग 0.83 मार्क्स यहां पर मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो बच्चे मैथमेटिक्स का पेपर देते हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज जरूर होता है। अब सवाल ये उठता है कि 2 महीने के अंदर इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है क्या? हाँ, किया जा सकता है। अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, प्रॉपर प्लानिंग है, आप ये समझते हैं कि हाँ मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, मेरे अंदर वो जज्बा है, डिटर्मिनेशन है कि मैं जी जान लगा दूंगा, बोलते ना जी तोड़ मेहनत करना। अगर आप जी तोड़ मेहनत कर सकते तो डेफिनेटली ये एक रिटन एग्जाम ही तो है, आप इसको क्यों नहीं क्रैक कर सकते? आप बड़ी आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने से पहले या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले आपको उस एग्जामिनेशन का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है कि पिछले 5 सालों में या 10 सालों में एग्जामिनेशन के अंदर कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। बिकॉज आप क्या है, ये एनालिसिस करते हैं ना जब, तो आपको समझ में आने लगता है कि मुझे किस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक के ऊपर मुझे ज्यादा ध्यान देना है। बिकॉज जब मैं बात करता हूं यहां पर जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज बहुत बड़ा सेक्शन होता है। इसमें आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से आपके साइंस के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो दैट्स व्हाई ये समझना बहुत जरूरी है कि इतने समय में जब से एग्जाम हो रही है या पिछले 5 से 6 सालों में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बिकॉज यही वो सवाल होता है जो हर स्टूडेंट के माइंड में होता है कि मैं पढ़ूं क्या, पहले कौन सा सब्जेक्ट तैयार करूं, पहले कौन से टॉपिक को मैं पढ़ूं। तो सबसे पहले आप सभी को करना यह है कि अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखा है, नहीं लगाया है, तो एक बार एटलीस्ट पीवाईक्यूज को देखिए।
समझिए पैटर्न को कि एग्जामिनेशन किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है, लेवल क्या आ रहा है, और अपने आप का स्वयं मूल्यांकन कीजिए कि मैं कितना फिट बैठ रहा हूं उस एग्जामिनेशन के अंदर, मुझसे अभी कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे। स्टिल मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे यहां पर जब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की, देखिए जनरल नॉलेज बहुत बड़ा सेक्शन होता है। हम CDS 1 की यहां पर बात करेंगे, साल में 2 बार एग्जाम होती है, बट यहां पर मैं CDS 1 की बात कर रहा हूं कि पिछले 5 सालों के अंदर किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। देखिए वेटेज के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है, यह बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अभी अपने पास बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, आपके पास सिर्फ 2 महीने, तो 2 महीने के अंदर आपको वेटेज के अकॉर्डिंग ही पढ़ना जरूरी हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक्स की। साइंस का वेटेज सबसे ज्यादा है। जी हां, GS के अंदर साइंस का वेटेज सबसे ज्यादा हो रहा है। आप देख सकते हैं 2022 में 30 क्वेश्चन साइंस से आए हैं। देखो जब साइंस मैं बोलता हूं तो आपको समझना पड़ेगा, यहां मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, पर यह भी आपको समझना पड़ेगा कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का वेटेज CDS में ज्यादा होता है। ज्यादा क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। ये छोटी सी बात है, बट ध्यान रखिएगा 2022 में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 में से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। 21 में भी 30 के लगभग क्वेश्चन है, 20 में 27 क्वेश्चन है, 2019 में 34 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2018 में 30 से 32 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब सीधी सीधी बात ये समझ में आ रही है कि अगर आप साइंस को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये डिसीजन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक सिद्ध हो सकता है। बिकॉज अगर 30 क्वेश्चंस किसी टॉपिक से आ रहे हैं, किसी सब्जेक्ट से आ रहे हैं, तो आप कैसे सब्जेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं? चीज पॉसिबल नहीं है। स्पेसिफिकली ये बात OTA वाले स्टूडेंट्स को जरूर ध्यान रखनी कि आप तो अवॉइड कर ही नहीं सकते इस चीज को, बिकॉज आपको 2 ही पेपर देने हैं। आपको मैथमेटिक्स वाला एडवांटेज यहां पर नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। मैं बार बार बोलूंगा इस चीज को कि मैथ्स वाले बच्चों को थोड़ा सा एडवांटेज यहां पर मिलता है। आगे हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री का भी वेटेज काफी अच्छा रहता है। 2022 में 21 क्वेश्चन आए हैं, इसके बाद 22 में 21 है, 21 के अंदर 20 क्वेश्चन है, 20 में 18 क्वेश्चन है, 19 में 18 क्वेश्चन है और 2018 में 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे ही पॉलिटी की हम बात करेंगे तो पॉलिटी में 18 क्वेश्चन पूछे गए 22 के अंदर, 21 में 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत ज्यादा वेटेज है पॉलिटी का, रहता ही है इसमें। 13 क्वेश्चन पूछे गए 20 में, 19 में 10 क्वेश्चन आए थे और 2018 में 20 क्वेश्चन यहां पर आए थे। इसके बाद ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, 19, 18, 17, 2019 में 21 और 2018 में 19 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स का वेटेज CDS एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा, ये समझना पड़ेगा आपको। जैसे एग्जांपल की बात करें, 22 के अंदर 9 क्वेश्चंस आए हैं, 11, 14, 11, 10, मतलब आप ये देखेंगे कि लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस हर बार इकोनॉमिक्स से आपसे पूछे जाते हैं, और इससे ज्यादा ही होते हैं अगर आप देखेंगे तो, बिकॉज स्कीम्स को आप जोड़ लीजिए तो लगभग 15 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमिक्स के, इसके बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस पोर्शन को छोड़ के चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल बहुत बड़ी ये गलती करते हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं सिर्फ आपके रिटर्न पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, SSB के अंदर भी ये पोर्शन आपके काम में आता है। इसके बाद स्टैटिक जीके की बात करें तो 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे, इसके बाद 21 में 1 क्वेश्चन, 2020 में 11 क्वेश्चन आए थे। दैट मीन्स इस पोर्शन को आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये पोर्शन अवॉइड नहीं किया जा सकता है। UPSC अनप्रिडिक्टेबल है, आप समझ सकते हैं कि एक बार तो वो 2 क्वेश्चन ही पूछ रहा है, फिर वो 11 पूछ लेता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। और 2018 में 3 क्वेश्चंस आए थे। डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बट वो करंट अफेयर्स के अंदर ऐड हो जाते हैं। आप सब जानते हैं करंट अफेयर्स का वेटेज काफी ज्यादा है, लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस हर साल CDS में करंट अफेयर्स के पूछे ही जाते हैं, जिसमें डिफेंस के क्वेश्चन काफी ज्यादा होते हैं। तो ये छोटी सी बात है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि आप किस सब्जेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। बट मेरा एक आपको सजेशन रहेगा कि किसी भी कीमत के ऊपर GAT के किसी मेजर सब्जेक्ट को अवॉइड मत कीजिएगा, सबको पढ़ के जाइए थोड़ा थोड़ा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एटलीस्ट वो सबको पढ़कर जाइए। बिकॉज आप समझ सकते हैं कि एक एक मार्किंग के थ्रू, एक एक 2-2 नंबर से मेरिट लिस्ट से बच्चा बाहर भी हो जाता है और कई बार मेरिट लिस्ट के अंदर भी आ जाता है। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। करंट अफेयर्स की बात करें, 2022 में 21 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और 2019 में 26 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दैट मींस यू कैन नॉट अवॉइड दैट पोर्शन। आप इस पोर्शन को किसी भी कीमत के ऊपर अवॉइड कर ही नहीं सकते। आपने अवॉइड कर दिया, आप समस्या के अंदर आ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। अब आगे हम बात करते हैं हमारे इंग्लिश की। इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट है, एक पूरा पेपर इसका हो रहा है, 120 प्रश्न इसमें पूरे आते हैं, तो इंग्लिश को अवॉइड करना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये पेपर काफी इंपॉर्टेंट है आपका। और इंग्लिश को लेकर कई बच्चों का अप्रोच
बहुत अलग सा होता है। कई बच्चे बहुत ज्यादा वोकैब के ऊपर ध्यान देते, कई बच्चे बहुत ज्यादा जो है वो मगअप करने के ऊपर ध्यान देते। ये अप्रोच कहीं ना कहीं जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा। इंग्लिश कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसको आप रट ले, आपको इस सब्जेक्ट की एक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि अगर आपको ग्रामर नहीं आती, आप एरर्स को नहीं पहचान पा रहे, तो फिर ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। अब आपको सिनोनियम्स नहीं पता है, आपको वर्ड्स दिए जा रहे हैं, आप उनके सिनोनियम एंटोनियम्स नहीं कर पा रहे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका समाधान क्या है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। पहले आप वेटेज देख लीजिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। सिनोनियम्स, सेंटेंस कंप्लीटेशन, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, क्लोज कंपोजिशन, प्रोपोर्शन एंड डिटरमाइंस ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, वर्ड मीनिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, यूजेस ऑफ पैरेलल वर्ड्स। अब आप देखिए, जब आप इन सारे पोर्शंस को देख रहे हैं जिसमें 10 क्वेश्चंस लगभग पूछे जा रहे हैं, इनमें से कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपकी रीडिंग स्किल से ही इंप्रूव हो जाएंगे। अगर आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर यहां पर मैं बात करूं, ऑर्डरिंग द सेंटेंस, इसमें किसी ग्रामर रूल की जरूरत आपको नहीं पड़ रही या किसी अलग से किसी स्किल की जरूरत आपको नहीं पड़ती। आपकी अगर रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। दैट्स व्हाई मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं और हम सभी ये बात आपको बोलते हैं कि न्यूज़पेपर को रीड करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज इससे क्या होता है, एक तो आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाता है, दूसरा आपकी रीडिंग स्किल काफी अच्छा हो जाती है, प्लस आपका वोकैब में इंप्रूवमेंट तो आता ही है। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, आप ऑर्डरिंग द वर्ड्स की हम बात करें, सेंटेंस कॉम्प्लीटेशन की बात करें, ध्यान से देखिए, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश से जिन बच्चों को डर लगता है उनके लिए समाधान यही है कि आपकी रीडिंग स्किल काफी अच्छी होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वोकैब के अंदर अब एक बड़ी समस्या ये रहती है कि सर कितने वोकैब्स याद करें, इतना वोकैब याद होगा कि नहीं होगा। बट एटलीस्ट थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि अब 2 महीने जब बचे हैं, कम से कम रोज के 25 से 30 नए वर्ड्स को याद करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। बिकॉज वोकैब के बिना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करना ये थोड़ा सा इंपॉसिबल सा लगता है। इंग्लिश के पेपर की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। अब आगे हम बढ़ते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि IMA, INA और एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं। बेसिकली हम यहां पर बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स के पेपर की। मैथमेटिक्स का पेपर 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 नंबर का होता है। अब सवाल यह कि सबसे पहले किस टॉपिक को किया जाए, सबसे पहले क्या छोड़ा जाए, क्या किया जाए, वेटेज जानना सबसे जरूरी है। देखिए, 2022 की अगर मैं बात करूं, यहां पर मेंसुरेशन से 12 क्वेश्चंस आए, 21 में 19 आए थे, 15, 11 और 13 पूछे गए हैं। ज्योमेट्री 11, 11, 11, 20 और 21, मतलब ये 2 टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आपका नंबर सिस्टम आप देखेंगे, 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 2020 में 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब समझ में आ रहा है, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हो जाते हैं। आगे अगर हम बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 3, 1, 1, 4 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे कब, 2022 के अंदर। 21 में आपके 2 पूछे गए, फिर 20 में भी 2 है और 1 है। इस तरीके से क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए। बट आपको यह समझना पड़ेगा कि आप जब मैथ्स के पोर्शन को देखते हैं तो आप मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों है आप खुद देख सकते हैं। 18 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन तक इसके अंदर पूछे गए हैं। तो आपको थोड़ा सा एक माइंडसेट के साथ, एक प्लानिंग के साथ खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैथमेटिक्स का कौन सा टॉपिक मैं करूं। अब ये ध्यान रखिएगा कि शुरुआत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन से मत कीजिएगा। बिकॉज क्या होता है, जब आप बहुत डिफिकल्ट टॉपिक ले लेंगे और शुरुआत में बहुत मुश्किल क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज होने लगता है। आपको लगता है कि ये मुझसे हो नहीं पाएगा। बिकॉज क्या है, जब आप डिफिकल्ट चीज को अचीव करने की कोशिश करते हैं और एक साथ कोई डिफिकल्ट टास्क को करते हुए उस चीज को अचीव करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप करके चढ़ना पड़ेगा। दैट मीन्स सबसे पहले सिंपल सा टॉपिक लीजिए, इजी टॉपिक के सिंपल क्वेश्चंस को स्टार्ट कीजिए। उसके बाद धीरे 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 जो है वो लेवल बढ़ाते जाइए और उसके बाद फिर आपका जो डिजायरेबल लेवल है वहां तक आप पहुंच जाइए। इस तरीके से आप आसानी से मैथमेटिक्स को भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। चलिए अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले टॉपिक की बात की जाए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका पूरा एक पेपर होता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। इंग्लिश जिसके 120 क्वेश्चन आएंगे और आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। अब देखिए, इंग्लिश के किसी भी एग्जामिनेशन की मैं बात करूंगा, यहां पर सिर्फ मैं CDS की बात नहीं करूंगा।
इंग्लिश को क्रैक करने के मेजरली आपके 3 पिलर्स होते हैं। सबसे पहला पिलर आपका होता है वोकैब, दूसरा आपकी रीडिंग स्किल्स और तीसरे आपके बेसिक ग्रामर रूल्स। अगर ये तीनों चीजें आपके पास हैं तो आप आसानी से इंग्लिश के किसी भी पेपर को क्रैक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर। पर सवाल ये आता है कि लास्ट 2 मंथ्स के अंदर क्या किया जाए। चलिए एक एक तीनों पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। वोकैब की बात की जाए तो रोज कम से कम 30 नए वर्ड्स को समझिए, 30 नए वर्ड्स को पढ़िए, सिनोनियम्स देखिए, एंटोनियम्स देख लिए, बट एक टारगेट रखिए कि रोज कम से कम, यहां पर मैं कम से कम की बात कर रहा हूं, मिनिमम 30 नए वर्ड्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। आप समझिए 60 दिन है, रोज आप नए 30 वर्ड्स पढ़ रहे हैं, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनेशन तक आते आते एक अच्छा खासा कलेक्शन आपके पास हो जाता है। तो आपको यह करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अपनी रीडिंग स्किल के ऊपर ध्यान देना अभी से शुरू कर दीजिए। आई न्यू 2 महीने बहुत ज्यादा नहीं होते, बट बहुत कम भी नहीं। जब आप रीड करना शुरू करेंगे ना तो आपको सेंटेंस का अरेंजमेंट समझ में आना शुरू हो जाता है। और आप देखिए सेंटेंस अरेंजमेंट के भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी रीडिंग स्किल के ऊपर भी आपका इंग्लिश का जो पेपर है वो लगभग 50% बेस्ड होता है। ये समझना पड़ेगा, ये छोटी सी बात है, अवॉइड मत कीजिए, अपनी रीडिंग स्किल को अच्छी कीजिए। इसके साथ जो बेसिक ग्रामर रूल्स हैं उनको पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। रोज लगभग एक टॉपिक लीजिए, लगभग की मैं बात कर रहा हूं, एक टॉपिक लीजिए। और सबसे जरूरी बात जिसके बारे में दानिश सर हमेशा कहते हैं कि प्रैक्टिस। इंग्लिश इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। मैथमेटिक्स के अंदर भी आपको यही करना है। आपने एक टॉपिक लगाया, ज्यादा से ज्यादा उसके क्वेश्चंस कीजिए, पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए कि प्रीवियस ईयर के अंदर किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। इंग्लिश के अंदर भी आपको सेम करना है। अगर आप इस तरीके से प्रॉपरली स्टडी करते हैं, यकीन मानिए विद इन 2 मंथ्स आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो सकता है। आप अच्छे खासे नंबर इंग्लिश के अंदर लेकर आ जाएंगे। बट एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगी। कई बच्चों के साथ, कई स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि 2 दिन पढ़ लिए, 3 दिन फिर छुट्टी कर लिए, फिर 2 दिन और पढ़ लिए, उसके बाद फिर गायब भी हो गए। ये नहीं करना। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए यहां पर हमने बात कर ली है। अपनी वोकैब पे ध्यान दीजिए, लगभग 30 से 50 वर्ड्स करिए। रीडिंग स्किल पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, लगभग 50% जो पेपर है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और साथ ही साथ अपने बेसिक ग्रामर्स के रूल्स को सुधार दीजिए। आपको समझना पड़ेगा इंग्लिश में आपको ज्यादा ध्यान देना है। जितना भी आप टाइम डिवाइड कर रहे हैं स्टडी के लिए, उसमें से आपको इंग्लिश को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। क्यों? अकेला सब्जेक्ट है, पूरा पेपर आ रहा है 100 नंबर का, 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये छोटी सी बात है बट इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर जनरल नॉलेज के काफी इंपॉर्टेंट जो हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के अंदर आपको राहुल सर पढ़ाने वाले, आप सारी चीजें पढ़ेंगे, फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी। याद रखिएगा वर्ल्ड जियोग्राफी का वेटेज भी अच्छा खासा सीडीएस के अंदर होता है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो आपको जो इंटरनेशनली जो कैनाल्स हैं, आपकी जो मैप रीडिंग है वो काफी अच्छे होना चाहिए। भारत के बाहर जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में आपको काफी डिटेल में पता होना चाहिए कि एपेक्स पीक कौन सा है, यहां पर कौन सा कैनाल निकल रहा है, रिवर कौन सी है। ये इस तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंट के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी, ये चीजें आपको अच्छे से करनी है। आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अंदर मुख्तसर आपको पढ़ाने वाले हैं। हिस्ट्री में आपको क्या क्या सबसे पहले करना है, देखिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले क्या करना है हम उसकी बात करेंगे। हिस्ट्री नॉर्मली हम 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारा एंशिएंट होता है, दूसरा मिडाइवल होता है, तीसरा आपका मॉडर्न होता है। अब यूपीएससी का आप नेचर देखेंगे तो एंशिएंट से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं और मॉडर्न से भी पूछे जा रहे हैं। मिडाइवल से क्वेश्चन कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं, बट ये जो दोनों हैं इनसे क्वेश्चंस काफी अच्छे से पूछे जाते हैं और अच्छा लेवल होता है। ये समझिएगा, ऐसा आसान सा लेवल नहीं होता है, बहुत अच्छा लेवल होता है हिस्ट्री का। तो ये आपको समझना पड़ेगा। एंशिएंट की मैं बात करूं तो मौर्यन एम्पायर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कल्चर ऑफ पोस्ट मौर्यन एंड गुप्ता पीरियड, ये आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री की हम बात करें, कल्चर ऑफ सल्तनत एंड मुगल्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न की हिस्ट्री की बात करें तो इंपॉर्टेंट रिवोल्ट जो हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स हुए हैं यहां पर, इसके अलावा फ्रीडम मूवमेंट्स के आपको पूरा प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा। गांधी एरा के बाद की जो चीजें हैं वो आपको प्रॉपरली पढ़नी पड़ेगी बिकॉज यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा बनते हैं। तो ये समझना पड़ेगा आपको। ये आपका हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में बता चुका हूं बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया है। 20+ क्वेश्चंस हमेशा पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं आपको डीपली बताऊं तो यहां पर आपको
मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की जो स्थापना की गई है, किस तरीके से संविधान बना है, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। दैट मींस द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज यहां से प्रश्न आ रहे हैं। शेड्यूल्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं 5th एंड 6th शेड्यूल, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले 2 से 3 साल लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे 5th और 6th शेड्यूल को लेकर। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो हम पढ़ेंगे आगे बैचेस के अंदर, चिंता मत कीजिएगा, डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्लियामेंट की मैं यहां पर बात करूंगा, दैट मींस आपका जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स है, जैसे मनी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बट क्या क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो चेंज कर लिया गया था। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, ये चीजें काफी आसान होती है, पर हम कई बार इसको अवॉइड कर देते हैं। तो अवॉइड नहीं करना है। एक्चुअली यूपीएससी क्या करता है ना, छोटी छोटी टॉपिक्स में से उठाकर क्वेश्चन पूछ लेता है। बच्चा को लगता है कि अच्छा ये तो बहुत छोटा टॉपिक है, यहां से कहां क्वेश्चन बनेगा, बट क्वेश्चन वहीं से आता है। तो प्रॉपरली पढ़ना यहां पर जरूरी है। इसके बाद इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़िएगा, जितने भी अमेंडमेंट्स है जो इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक तो बहुत सारे अमेंडमेंट संविधान के अंदर हुए, सारे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट है। 42nd की मैं बात करूं, 36th, 35th अमेंडमेंट, 91th, 93rd, ये सारे अमेंडमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आपको पढ़ना है। इसी के साथ साथ यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, जैसे एग्जाम्पल की बात करें प्रेसिडेंट से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेवल बहुत अच्छा होता है क्वेश्चंस का, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रेसिडेंट आपको पढ़ना होगा, गवर्नर के बारे में आपको जानना होगा, इसके अलावा CAG के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले उठाना है। उसके बाद आप इसके अलावा जो दूसरे टॉपिक्स बचे हैं, जैसे कि इमरजेंसी यहां पर हो गया है, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया है, इन टॉपिक्स को कर सकते हैं, बट सबसे पहले ये वाले टॉपिक्स आपको सबसे पहले करने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, मेजर टॉपिक आपको करने होंगे। देखिए याद रखिएगा, एनसीईआरटी को आप रेफर कर सकते हैं। यहां पर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स जो क्लास 12th की किताब है, मैं उसको रेफर करने के लिए कहूंगा आपको, आप उसको पढ़िए। 11th की भी पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक्स, 11th की नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, बट 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो बहुत जरूरी है, आप उसको पढ़िएगा। बिकॉज पिछले 3 सालों से इकोनॉमिक्स के अंदर अगर टोटल अगर मैं बात करूं कि 15 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम 5 क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, उसी मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब से डायरेक्टली पूछ रहे हैं। और जब डायरेक्टली पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो हमको पता होना चाहिए ना कि क्या पूछा जा रहा है। इसके अलावा मेजर टॉपिक्स की मैं बात करूं तो नेशनल इनकम, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनडायरेक्ट होते हैं हालांकि। टैक्सेशन, MSME, NBFC से प्रश्न पूछे गए कई बार। एक्सटर्नल सेक्टर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की यहां पर मैं बात करूंगा, BOP की बात करूंगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट की है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और बेसिक जो इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी है, कुछ ऐसे शब्द जो अभी अभी न्यूज के अंदर थे, वो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इकोनॉमिक्स का, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करें फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है, आप देख सकते हैं यहां पर मेजरमेंट्स, NLM, WEP, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, साउंड, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड एंड फ्लूइड्स, सोर्स ऑफ एनर्जी, मॉडर्न फिजिक्स। आगे हम बात करें बायोलॉजी, बायोलॉजी की NCERT रेफर कीजिए। सौम्या मैम से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर आप NCERT को रेफर करते हैं, बहुत फायदा आपको होने वाला है। बिकॉज तीनों सब्जेक्ट में से बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का वेटेज काफी ज्यादा है CDS एग्जामिनेशन के अंदर, ये समझना पड़ेगा आपको। 9th 10th की NCERTs की मैं बात कर रहा हूं, आप उसको रेफर कीजिए। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं सेल बायोलॉजी की, टिश्यूज, विटामिन्स एंड मिनरल्स, रिप्रोडक्शन, प्लांट एंड एनिमल क्लासिफिकेशन। और इसके बाद हम बात करें केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के लिए भी आपको 9th 10th की जो बेसिक बुक के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो डेली लाइफ के अंदर यूज किए जा रहे हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेंगे। जैसे कि यहां पर हम बात करें मैटर एंड कंपोजिशन की, क्लासिफिकेशन, केमिकल बाउंडिंग, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। इसके अलावा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है CDS, याद रखिएगा। बहुत वो डिटेल में नहीं जाएगा, बेसिक से क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो बेसिक अगर आपको अच्छे से तैयार करना है, तो यहां पर आप NCERTs को रेफर कर सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करंट अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट।
20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा ध्यान डिफेंस एक्सरसाइजेस, न्यूज, डिफेंस की जो न्यूज होती है उससे प्रश्न कहीं ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स का वेटेज भी काफी ज्यादा है कि गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो प्रश्न है वो थोड़े से, ध्यान से सुनिएगा, थोड़े से स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। आगे हम बात करें पर्सन और प्लेस जो न्यूज के अंदर रहे हैं, बुक्स कम पूछी जाती है हालांकि, बट स्टिल हम लोग क्लास में करेंगे बुक्स को। ऑथर्स, अवार्ड्स पूछे जा सकते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, जी हाँ, जो मेजर हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे एग्जांपल की बात करें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की हम बात करें, यहां पर अगर कोई मेजर अपॉइंटमेंट हुआ है तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, और नेशनल अपॉइंटमेंट्स के बारे में भी ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल की बात करें, अभी नए रॉ के चीफ कोई और व्यक्ति बने हैं, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न आपसे करंट अफेयर्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, बट अब करना क्या है, वही चीज है, इजी टॉपिक से स्टार्ट कीजिए। दूसरा, पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करिए तो पीवाईक्यूज देखो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता लग जाएगा कि हम कितने पानी के अंदर है, कितना हमें आता है और कितनी मेहनत हमको करनी है। इसके बाद मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। आप ट्राई कीजिए कि अगर आपका सिलेबस आपने कंप्लीट अभी नहीं किया है या कर भी लिया है तो आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज मॉक टेस्ट आपके लिए एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो संजीवनी की तरह काम करते हैं। बिलीव मी, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं उसके बाद आपको समझ में आता है कि किस टॉपिक के अंदर मैं बहुत कमजोर हूं, कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, मुझे कितना टाइम लग रहा है, मुझे कैसे टाइम को मैनेज करना है। ये सारी चीजें कब समझ में आती है, जब आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको एनालाइज करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता चुका हूं, ये आप रिफर कर सकते हैं। आगे हम कुछ और बात करेंगे, एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइएगा। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखा और पढ़ने बैठ गए, प्रॉपर सेटअप कीजिए, प्लानिंग बनाइए कि आज इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक को मैं करूंगा या करूंगी, आज इस सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चंस को मैं करने वाली हूं या करने वाला हूं, आज इतने मॉक टेस्ट में लगाऊंगा। जब आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं, बिलीव मी, फोर्सेस के अंदर क्या होता है, आपको कोई मिशन दिया गया है, आपको अपने मिशन को कंप्लीट करना है, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो। जब आप चीजों को प्लान करते हो तो प्लानिंग के थ्रू आपको समझ में आ जाता है कि मेरे लिए सबसे सही रास्ता क्या होने वाला है। और इससे भी जरूरी है कि प्लानिंग करने के बाद प्लान को भूल मत जाना, कंसिस्टेंट रहना। हम में से कई लोगों की आदत होती है कि आज टाइम टेबल तो बहुत अच्छा बना लिया, 2 दिन उस टाइम टेबल के ऊपर स्टिक रहे, उसके बाद हम भूल जाते हैं। ये आपको नहीं करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद मेक स्मॉल टारगेट्स, ये गलती कोई भी मत करिएगा कि पहले ही दिन बड़े बड़े टारगेट्स बना लिया आपने कि आज मैं 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लूंगा या आज मैं पूरी यूनिटी कंप्लीट कर लूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है कि एक दिन में आप पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट कर लें या एक दिन में आप पूरा पॉलिटी कंप्लीट कर लें? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता है। स्मॉल टारगेट से शुरुआत कीजिए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, बिकॉज क्या होता है जब आप कोई बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे ना तो आप बहुत डिमोटिवेट हो जाएंगे। एंड आई डोंट वांट कि आप डिमोटिवेट हो जाएं। आप छोटे टारगेट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे अपने टारगेट का लेवल बढ़ाते रहो। उसके बाद आप जब जैसे टारगेट को आप अचीव कर लेते हो ना तो उसके बाद आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि यस आई कैन डू दैट, और वो मोटिवेशन ही आपको आगे ले जाएगा इन 2 महीनों के अंदर। आगे 100 बुक्स 1 टाइम और 1 बुक 100 टाइम। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि 10 रिसोर्सेस से मत पढ़िए, ये बहुत गलत होता है। आप सिर्फ अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक बुक को आप 100 बार पढ़ो, वो ज्यादा अच्छा होता है ना कि 100 बुक्स को आपने एक बार पढ़ लिया। ये छोटी सी बात है, बट जिसको ये चीज समझ में आ गई वो लाइफ में काफी आगे निकल जाता है। आप एक किताब पढ़िए, एक सोर्स के ऊपर स्टिक रहिए, ना कि 10 सोर्सेस के ऊपर। बिलीव कीजिए आप बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन के अंदर उस पेपर को दे पाएंगे। बिकॉज क्या होता है ना, आप 10 जगह से इसको भी पढ़ लेता हूं, वो भी पढ़ लेता हूं, जब एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप होते हैं कंफ्यूज। उस किताब में तो ये लिखा था, इसमें तो ये लिखा था, अब इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए। एक ऑथेंटिकेटेड बुक लीजिए, एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स के साथ आप पढ़ सकते हैं, और जब प्रॉपरली स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। आगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना है, ये मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं। मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस करना मत भूलिएगा। इन 2 महीने के अंदर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और शुरुआत के जो 30 दिन हैं इन 2 महीनों में, वो सिर्फ आप अपने बेसिक्स के ऊपर दीजिएगा, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। जी हां, बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। 30 दिन आप दे सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर कीजिएगा, प्रॉपरली क्लियर कीजिए।
जितने भी टॉपिक्स आप रोज कंप्लीट कर रहे हैं उन टॉपिक्स के एमसीक्यूज लगाइए, मैथ्स के क्वेश्चंस का टारगेट बनाइए कि आज मैं इस टॉपिक के इतने क्वेश्चंस करूंगा ही करूंगा। इस तरीके से आप काफी आसानी से इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। टाइम मैनेज करिएगा जब भी आप पेपर लगाते हैं, जब भी आप चाहे मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं या आप जनरल नॉलेज का पेपर लगा रहे हैं, इंग्लिश का पेपर लगा रहे हैं, टाइम मैनेज करना सीखिए। बहुत समय नहीं लगना चाहिए। मैथ्स के पेपर में बच्चों के साथ थोड़ा सा इश्यू होता है कि एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन नहीं आया तो थोड़ा सा अपने ईगो पे ले लेते कि अरे मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा, और इस क्वेश्चन को फिर करने के चक्कर में अपने बहुत सारा टाइम को खो देते हैं। ये आपको नहीं करना है। अभी से इस बात का ध्यान ही आपको रखना होगा कि मैथ्स के 100 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन आपको 1 नंबर देता है, मतलब नंबरिंग सबकी बराबर है। तो मुझे किस तरीके से पढ़ना है वो मुझे पता होना चाहिए। क्लियर है? ओके, बेसिक्स के बारे में हम यहां पर बात कर चुके हैं। अब पढ़ना कैसे, देखिए एक पॉइंट याद रखिएगा, इन 2 महीनों के अंदर आप अपने नोट्स बना सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। जी हां, बनाइए, बहुत फायदा मिलता है। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, अपने नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसे माइंड मैप के फॉर्म में बनाइएगा। यहां पर मैं बात कर रहा हूं जनरल नॉलेज की, ये बहुत जरूरी होता है। माइंड मैप्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर, बिकॉज जब आप रिवाइज करते हैं ना तो आप पूरे नोट्स को रिवाइज नहीं कर सकते, बट अगर आपने सिर्फ एक पेज के ऊपर एक माइंड मैप बना लिया तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। हर टॉपिक के माइंड मैप्स बनाइए, एटलीस्ट जनरल नॉलेज के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके माइंड मैप्स जरूर बनाइए। बिलीव मी, आपको बहुत फायदा होने वाला है। आगे टीचिंग टेक्निक, देखिए टेक्निक होती है, अगर आपके पास कुछ लोगों का ग्रुप है जो आपकी ही इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इवन किसी दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनसे डिस्कस कीजिए। जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूं, इकोनॉमिक्स का हम एक टॉपिक लेते हैं। आपने आज इन्फ्लेशन पढ़ा है, इन्फ्लेशन के बारे में आप अपने दोस्तों को बताइए व्हाट इज इन्फ्लेशन। आप अपने दोस्त से बोलिए कि वो कोई दूसरा टॉपिक प्रिपेयर करके आ जाए। मान लीजिए आपका जो सामने वाला फ्रेंड है उसने पॉवर्टी इस टॉपिक को प्रिपेयर किया, आप उससे इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस कीजिए, वो आपसे पॉवर्टी के बारे में डिस्कस करेगा। इससे होगा क्या, आपको दुगना फायदा मिलेगा। पहला फायदा आपका रिवीजन हो गया कि आपने जब इन्फ्लेशन अपने दोस्तों को बताया तो आपका रिवीजन हो गया। दूसरा, जब उसने पॉवर्टी आपको बताया तो आपको एक नया टॉपिक सीखने को मिला है। तो पॉवर्टी को पढ़ने में जितना समय आपको लगता था वो आपके उस डिस्कशन से कवर हो गया और आपका रिवीजन भी हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कई लोग इसका यूज करते हैं। एंड बिलीव मी, जो बच्चे जॉब के अंदर है या जिनके पास समय की कमी है वो इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे, उन ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए और इस टेक्निक के थ्रू आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक टेक्निक होती है पोमोडोरो टेक्निक, शायद आपने इस टेक्निक के बारे में सुना होगा। देखिए ये टेक्निक बेसिकली उन लोगों के लिए होती है जो लंबे समय तक पढ़ नहीं पाते हैं। आप में से कई स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होगा, तो बिलीव मी इस टेक्निक से आपको काफी फायदा होने वाला है। आपको करना है कि आप एक टाइम सेट कीजिए, मतलब मान लीजिए कि आपने सेट किया है कि मैं 30 मिनट तक पढ़ाई करूंगा। उस 30 मिनट तक आप अपने फोन को अपने से दूर रख दीजिए। आपका फोकस सिर्फ आपकी किताब पे और आपके टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। जैसे ही 30 मिनट आपके हो जाते हैं, आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। उस 10 मिनट के अंदर आप अपनी स्टडी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, कोई गाना सुन लीजिए, ओके, कोई छोटी सी मूवी की क्लिप देख लीजिए, आपको जो भी पसंद है आप उस 10 मिनट के अंदर वो कीजिए। उस 10 मिनट के बाद फिर से 30 मिनट का टाइमर सेट कीजिए और 30 मिनट अपना फोकस अपनी स्टडी के ऊपर रखिए। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया, बिकॉज ये टेक्निक उन लोगों के लिए होती है जो लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके साथ भी समस्या है तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल यहां पे कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होगी और इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आप इन 2 महीनों के अंदर भी इस एग्जाम को बहुत बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।